तो मेरा ये टारगेट रहता था कि मैं अगर 1 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं 1 घंटे उसी की प्रैक्टिस करता था, रिवीजन करता था। सेम गोज विद जीए, अगर मैंने जीए तो पढ़ा आप है, उसी वक्त सजेस्ट करेंगे रिवीजन के लिए? यस। ओके। मेरी एक ट्रिक भी है जो मैं शेयर करता हूँ सभी के साथ, 1-3-7-15 रूल जो मैं फॉलो करता था। डे 1 पे रिवाइज करना, डे 3 पे, देन वीकेंड्स पे, दैट इज 7th डे, और 2 वीक्स लेटर तो 15th डे। अगर आपने 4 बार किसी चीज़ को रिवाइज कर दिया तो वो आपको रट जाती थी, एंड आप उससे अच्छा स्कोर कर सकते। एस्पिरेंट्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली इट वर्क्स। मैंने बहुतों को सजेस्ट की स्ट्रैटेजी, और उन्होंने मुझे दिया है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स थे, मैंने उन्हें बताया और उन्होंने मुझे बताया यस सर, इट रियली वर्क्स। सो टीचिंग ने बहुत हेल्प किया Yes, है, डेफिनेटली definitely, डेफिनेटली। आपकी काफ़ी स्ट्रैटेजीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि आप नोट्स बनाते थे, और अगर नोट्स बनाते थे तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, उसको कैसे रिवाइज करते थे? नोट्स का मैम मेरा सिर्फ एक सिंपल फंडा था, मैं नोट्स को जितना शॉर्ट्स रख सकता हूँ मैं उतना शॉर्ट रखता था, क्योंकि हम बहुत लेंदी नोट्स बना लेते हैं, लेकिन जब टाइम रिवीजन पे आती है, जो मैंने कहा 1-3-7-15, आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे अगर आपके बहुत लेंदी नोट्स होंगे, फिर आपको कोई प्रिंसिपल, कोई फॉर्मूला कभी काम नहीं करने वाला। तो ट्राई टू कीप योर नोट्स एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो मैं क्या करता था, एक ब्लैंक पेपर लेता था, राइट, A4 साइज, उसको ऐसे फोल्ड कर देता था, और यहाँ पर और यहाँ पर और ऐसे करके ना, मैं अगर जो चीज़ें नॉर्मली हम 8 से 10 पेजेस में लिखते हैं, मैं एक ही पेजेस में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो जीए को मैंने इतना शॉर्ट रखा, और फिर जब आप पेपर, उस A4 साइज के पेपर को हाथ में लेते हैं, वो इतना ईजिली रिवाइज हो जाता है, एंड रिवीजन बिकम्स वेरी ईजी। सो ये मेरी ट्रिक थी। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स रखें, ताकि Yes. देखकर भी आपको लगे कि कम Yes. है रिवाइज करने के लिए, Definitely. एक ही रीडिंग में आपको बहुत हाँ, help मिल जाए। कभी भी आप, जैसे आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो आप चलते चलते उसको रिवाइज कर सकते हैं, आप बस में बैठे हैं तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट होता है और वो हाथ में पकड़ के ना फील आता है, हैंडी भी रहता है। यस। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारी मेंस की तैयारी, ऑफ कोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा और मेहनत मांगती है Right. प्रीलिम्स से, और प्रीलिम्स से ज़्यादा सिलेबस भी रहता है, तो और स्ट्रैटेजी भी बेटर होनी चाहिए। Right. तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, हम जानना चाहेंगे सब्जेक्ट वाइज। सो वील स्टार्ट विद इंग्लिश, कि इंग्लिश के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? अगेन, आपने और एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या डाले प्रीलिम्स से, और बच्चों को और क्या करना चाहिए इंग्लिश के? फॉर इंग्लिश मैम, जो मैंने रीडिंग का सजेस्ट किया, तो अगर आप प्री के लिए रीडिंग कर रहे हैं तो मेंस ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रीडिंग करते हैं डेली तो आपका प्री और मेंस का साथ में तैयारी हो रही है, राइट। एक चीज़ जो दोनों में अलग होती है वो होती है प्रैक्टिस। तो जैसे मैंने आपको प्री के लिए कहा, जो 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराजम्बल एंड क्लोज टेस्ट। इंग्लिश में मेंस में यही एक लेवल अप हो जाते हैं, मीन्स टफ हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 आरसी डेली सॉल्व करते हो, तो मेरी नज़रों में मैं क्या करता था, मैं 1 आरसी मेंस लेवल करता था और 2 प्री लेवल करता था, तो मेरी प्री और मेंस की साथ में तैयारी हो रही थी। सो ये प्रैक्टिस लेवल पे मैं ये करता था। उसी के साथ आपको एक टीचर चाहिए होता है, एक गुरु चाहिए होता है, जो आपको बताए कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि हम बिना किसी से सीखे हुए हम नहीं कर सकते। तो मैंने एक टीचर को फॉलो किया, उनकी मैं प्रैक्टिस क्लासेस देखता था। उस प्रैक्टिस क्लासेस में प्री और मेंस के क्वेश्चंस मैम सॉल्व कराते थे, मैं उन्हें देखता था और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता था। सो दैट इज़ द थिंग, रीडिंग, प्रैक्टिस एंड क्लासेस, दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इंग्लिश सेक्शन में मैम जो बच्चे अवॉइड करते हैं, जो मैंने नहीं किया था, वो था डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। SBI PU में 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है, और IBPS में 25 मार्क्स का, और ये मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप डेली या फ्रिक्वेंटली टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग की। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप इसको इग्नोर ना करें। मैं हर तीसरे या चौथे दिन एक लेटर या ऐसे को टाइप करता था, जिससे मेरी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी हुई, और एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में मैंने अच्छा स्कोर भी किया। तो अगर इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड इन एग्जामिनेशन, आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे आज से ही फोकस करें। सो आपकी क्वांट के लिए स्ट्रैटेजी क्या थी, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो क्वांट जैसा सभी का होता है वीक, मेरा भी बहुत ज़्यादा वीक था, और मुझे सबसे ज़्यादा फियर क्वांटी सेक्शन का था, बिकॉज मुझे पता था इंग्लिश में कर लूँगा, रीजनिंग कर लूँगा, जीए में बहुत रिवाइज करता था। क्वांट सेक्शन में जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट कर सकते हैं कि आप अरिथमेटिक सेक्शंस के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप उनको पहले कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि मेंस में अरिथमेटिक बेस्ड DIs आती है। तो मैंने क्या किया था, अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पहले कंप्लीट कर लिया था, 5 से 6। उसके बाद जो अदर चैप्टर्स हैं मैंने उनको इतना कर लिया था कि मेरे एग्जाम्स में अगर वो आ जाएं तो मैं उससे डरूँ ना, राइट। बट मैंने उतनी प्रैक्टिस अरिथमेटिक की नहीं की थी। एग्जामिनेशन में जब मैं अप्रोच किया, मैंने जब एग्ज़ाम दे रहा था, सो मैंने सिर्फ लॉजिकल DIs को अटैम्प्ट किया।
लॉजिकल डीआई जिनको नहीं पता, वो अरिथमेटिक बेस्ड नहीं होती, तो वो बच्चे जो अरिथमेटिक सेक्शन को स्किप करके जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, वो लॉजिकल डीआईज के थ्रू अच्छा स्कोर कर सकते हैं, नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू, बट अगेन वो बहुत ही टफ आती हैं। सो आई वुड नॉट सजेस्ट एनी स्टूडेंट के अरिथमेटिक सेक्शन को स्किप करें, बट अगर आप लॉजिकल डीआईज और अदर सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट इनफ है, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज यू शुड नॉट टेक दिस रिस्क। मैंने ये रिस्क लिया, लेकिन मैंने लॉजिकल डीआईज में और नंबर सीरीज में स्कोर किया और कट ऑफ को क्रॉस किया। तो एग्जाम के टाइम पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी जब आपने एग्जाम लिखा क्वांट का? तो काफी टफ आया था ये एग्जाम भी, राइट। तो उसका कैसा रहा आपका स्ट्रैटेजी? इस बार का क्वांट मैम इतना इजी था क्योंकि रीजनिंग सेक्शन टफ था। लास्ट ईयर रीजनिंग बहुत इजी था और क्वांट सेक्शन बहुत टफ था। सो वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस, अरिथमेटिक तो करना ही चाहिए, क्योंकि अरिथमेटिक सेक्शन करके आप इजीली कोई एक डीआई बना सकते हो, कट ऑफ तो एटलीस्ट आपका क्लियर हो ही जाएगा। तो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि अरिथमेटिक और अदर चैप्टर्स को भी उतना ही फोकस करें जितना आप अदर सेक्शन देते हैं। अरिथमेटिक को स्किप नहीं करना चाहिए, जो 3 से 4 या 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें तो करना ही चाहिए हर एस्पिरेंट को। इस बार जैसा कि बताया जा रहा है रीजनिंग का पेपर बहुत टफ आया था, राइट। और काफ़ी बच्चे पीछे रह गए थे और उसी वजह से उन्हें बहुत डर था, जबकि रीजनिंग के लिए सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं, सबको रीजनिंग पहले करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग करना है, इवन वेकेशंस पे जाएंगे तो रीजनिंग करने पे बैठ जाएंगे। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है रीजनिंग के लिए? मैम इट वॉज अ नाइटमेयर, क्योंकि जब रीजनिंग का सेक्शन खुला था तो मैंने ये सोचा था कि रीजनिंग में एकदम बढ़िया करके आएंगे। तो जब रीजनिंग खुला सबसे पहले ही सेक्शन था, तो लाइक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना केओस हो एग्ज़ाम हॉल में। सबको ही लग रहा था कहाँ से शुरू करें, एंड बिलीव यू मी मैम, स्टार्टिंग के 20 to 25 मिनट्स समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, राइट। फिर जो मैंने आपको बताया कि आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसने मेरा बहुत हेल्प की। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, तो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए, और जस्ट बिकॉज मेरी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अच्छी है, तो वो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करके मैंने एग्जाम का कट ऑफ निकाला, अदरवाइज मैं यहाँ नहीं होता। आई थिंक बहुत बच्चों ने काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है, जितने लोगों ने भी टॉप किया होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल था वो। राइट मैम। सो ये था एग्जाम का खौफ जो सब बच्चों पे था, और ठीक है काफ़ी बच्चे निकले और उनके लिए ऐसा था कि बस नाइटमेयर था, निकल गया। बट अब जानना चाहते हैं स्ट्रैटेजी। अब एग्जाम कैसा भी आए, हमारा काम है कर्म करना, तो स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए इस एग्जाम के, फॉर सब्जेक्ट के लिए? यस, फॉर रीजनिंग मैम, जैसा कि प्री में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, मेंस में भी सेम है, लेकिन मेंस की जो पजल्स होती हैं वो बहुत ही टफ होती हैं, राइट। सो हमें मेंस में जो अदर मिसलिनियस टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो आप ब्लड रिलेशन प्री में पढ़ते हैं वही कोडेड ब्लड रिलेशन मेंस में आता है। स्लॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ये सब कोडेड फॉर्म में आती है, एंड ये इतनी सिंपल होती है कि अगर कोई भी बच्चा इनको एक बार सीख लेता है किसी टीचर से, तो वो एग्जाम में ईजिली कर सकता है। तो मेंस में मेरा ये फॉर्मूला रहता था कि मैं मिसलिनियस टॉपिक्स से, जो एक कोडेड मैंने बताया, इनको पहले अटेम्प्ट करता था, एक अच्छा स्कोर कर लेता था, उसके बाद में पजल्स की तरफ जंप करता था, क्योंकि पजल्स कुछ ही डुएबल होती हैं, और अगर आप अनडुएबल पजल में घुस गए और आपने उसको ईगो पे ले लिया तो पूरा एग्जाम। एब्सोल्युटली। तो आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ ना? नो मैम, बिकॉज आई हैड अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। सो ब्रिलियंट। तो किसी दोस्त ने बताया कि हाँ मैं पजल सॉल्व कर पाया, या कोई भी नहीं? मतलब यस मैम, कुछ जो फ्रेंड्स मेंस में जिन्होंने दिया था, उन्होंने कहा कि वो उनसे कुछ नहीं बना, तो वो लोग ऐसे ही रैंडमली तुक्के लगा के आ गए एग्जाम में, एंड जो होता है वही होता है, नहीं हुआ एग्जाम्स। सो इस बार क्योंकि 2 नंबर कट ऑफ गया था रीजनिंग, बहुत टफ था रीजनिंग, तो मुझे लगता है कि आपको ये मिसलिनियस टॉपिक्स प्रिपेयर करना चाहिए, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, आपको क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना चाहिए। बच्चे इसको बहुत लाइटली लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग आई एम हियर। सो क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आए जनरल अवेयरनेस पे, जो कि आपने ऑलरेडी हमें बताया कि सबसे मुश्किल है और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला सब्जेक्ट है, एंड आपने स्ट्रैटेजी भी बताई, बट हम थोड़ा और डिटेल में जानना चाहेंगे कि आपने और क्या क्या एफर्ट मारे थे इसके लिए, और कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया और आपने उस वक्त क्या स्ट्रैटेजी अपनाई टू अटेंड द एग्ज़ाम। फॉर जीए सेक्शन में मुझे लगता है कि जीए सेक्शन बच्चे बहुत ही वो करते हैं कि ऐसा है वैसा है। मुझे लगता है एग्जामिनर ने खुद नहीं कहा है कि जनरल अवेयरनेस, राइट, उसका जीए को हम कहते हैं, आप जनरली कितना अवेयर हो चीज़ों के बारे में। तो मुझे लगता है कि आप जितना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप जितना न्यूज़ चैनल्स देखेंगे, आप जितना अवेयर रहेंगे चीज़ों के प्रति, आपकी क्वेश्चंस करने की एबिलिटी बढ़ेगी धीरे धीरे। उसके बाद आप किसी टीचर्स को फॉलो करें, आप वीडियो लेक्चर देखें, उसे प्रॉपर नोट्स बनाएं, और साथ साथ किसी पीडीएफ सोर्स को भी फॉलो करें, या किसी मॉक ड्रिल्स जो क्विजेस की होती है
आप वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग है इस सेक्शन में। और थर्ड थिंग रिवीजन, तो मैंने आपको कहा कि जो आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, जो शॉर्ट नोट्स मैंने बताए, आप उसको जितना